हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक समझाने वाली हूँ जिसका नाम है बोर का एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब तक हमने जो भी पढ़ा है, आई होप आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सबके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी यस कर दीजिए अगर सभी को अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी सभी यस कर दीजिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है, मतलब थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है कि बोर मॉडल क्या होता है। ये थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है कि बोर मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करना। चलिए अब स्टार्ट करें, सभी यस कर दो। एक बार स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। देखिए, जैसा आपको दिख भी रहा है कि बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं आज हम। बोर का एटॉमिक मॉडल है क्या, पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि ये एटॉमिक मॉडल क्यों लिया गया है, क्या जरूरत पड़ी इसकी। जब हमारा कहाँ तक खत्म हो गया था लास्ट क्लास में, रदरफोर्ड मॉडल तक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की भी खोज कर दी थी और बता भी दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका मतलब सबको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो चुकी थी और पोजीशन के बारे में बात हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में किसी ने नहीं बताया। बोर ने उनसे कहा कि जब कोई भी एक एनर्जेटिक पार्टिकल घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट में, मतलब उसके चारों तरफ, एटम के चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या जब उसकी एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ये क्वेश्चंस उठे थे कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक ग्राउंड में क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, सभी लड़कों को पता होगा, लड़कियों को पता होगा कि ग्राउंड में हम क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। तो रेस लगाते लगाते जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हम क्या करते हैं, उसके बिल्कुल चारों तरफ जहाँ ट्रैक होता है उस पर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हमारी एनर्जी कम होती जाती है तो हम क्या करते जाते हैं, मतलब स्पॉट के बीच में को आना घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे लट्टू होता है, लट्टू पहले तो ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे चक्कर लगाता है, फिर वो क्या करता है, पास को आने लगता है। तो ऐसे ही बोला कि जब इसमें एनर्जी होती है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है सभी में ये एनर्जी होगी, तो जब एनर्जी होती है और जब इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी तो क्या ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, या जब इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो क्या ये न्यूक्लियस के बाहर जाके गिर जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन रेज अप हुए थे और नील्स बोर ने इसके बारे में फिर बताया। जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, शेल्स होती हैं, उनके बारे में किसने बताया, नील्स बोर ने बताया। और वो किसकी थ्योरी के आधार पर बताया, वो बताया प्लांक्स रेडिएशन के आधार पर। ठीक है, तो उन्होंने सारी चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जाएगा तो रेडिएशन करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो रेडिएशन करेगा, यानी कि स्पेक्ट्रम लाइंस के बारे में जो बात की वो नील्स बोर ने की कि ऐसे ही कोई भी एटम उसमें आके नहीं गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बाहर से, मतलब कोई भी एटम घूम रहा है और उसकी एनर्जी कम हुई तो वो नीचे आके गिर जाएगा, नहीं, उसकी एनर्जी कम नहीं होगी, वो अपनी एनर्जी के अनुसार क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। और जब उसकी एनर्जी कम होगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए नील्स बोर ने ये लो दिया था, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए नील्स बोर जो लो है वो फॉलो करता है, वरना जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए नील्स बोर फॉलो नहीं होगा। बात समझ में आई। तो ये इसकी लिमिटेशंस भी हो जाती हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि क्या है। नील्स बोर इन 1913 रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, इन्होंने लास्ट रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था हमने, और इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को क्या किया, मॉडिफाइड किया, यानी कि उनकी बात को गलत साबित किया कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे बता रहे हो, बस इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। भाई उनकी एनर्जी, वो किस एनर्जी से घूम रहे हैं, किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या उनका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट है, क्या है, हम कैसे पता करेंगे। तो बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी, जो अभी मैंने तुम्हें बताया, स्टेबिलिटी के बारे में भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया था कि कोई स्टेबल, कोई भी एटम स्टेबल कब हो सकता है कब नहीं हो सकता।
एंड लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि जब वो ऊपर से नीचे आता है इलेक्ट्रॉन, तो प्लांक रेडिएशन में क्या था कि प्लांक रेडिएशन में हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी रेडिएशन होता है तो वो एक स्पेक्ट्रम शो करता है, ठीक है, ऑफ एन एटम एंड प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एन एटम नोन एज बोर एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे काम करता है। जब भी रेडिएशन का नाम आ जाएगा तो प्लांक ने सबसे पहले रेडिएशन का बताया था कि रेडिएशंस कैसे होते हैं, तो इनकी थ्योरी के आधार पर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या बोलता है। एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज द न्यूक्लियस। ये तो पहली बात हो चुकी थी हमारी, तो कोई नई बात तो इन्होंने बताई नहीं है, ये तो रदरफोर्ड ने बता दी थी कि एटम के न्यूक्लियस में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसका एटम का अधिकांश मास, इनकी टोटल ओवरऑल मास किस में जाता है, न्यूक्लियस में जाता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट, ये बोल सकते हैं कि ये इन्होंने नई बात बताई। ये कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ना वो किसी भी सेल में ऐसे नहीं घूमते, किसी भी सेल में घूम लिए नहीं, वो अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, अपनी एक फिक्स्ड सेल में घूमते हैं, ये जो है। अब समझते हैं इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड सेल्स। तो ऑर्बिट एंड सेल्स सेम है, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है, बहुत सारे नाम होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ से हमने क्या देखा कि ऑर्बिट को ही बोलते हैं हम क्या, सेल। तो आगे भी जब मैं पढ़ाऊंगी तो कभी कभी ऑर्बिट बोल दूंगी, कभी कभी सेल बोल दूंगी, तो आप कंफ्यूज मत हुइए, ठीक है। These orbits are called cells or energy level and are represented by the letters K, L, M, N। यानी ये जो सेल्स, ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनको बोला इन्होंने क्या, इनको नाम दिया K, L, M, N। आगे भी हो सकती हैं, अभी 4 तक हम पढ़ते हैं कि इनको पहली सेल को नाम दिया, फर्स्ट ऑर्बिट को दिया K सेल, दूसरी सेल को नाम दिया L, तीसरी को दिया M और फोर्थ को दिया इन्होंने N। बात समझ में आई, बात क्लियर है सभी को, एक बार यस कर देंगे। देखिए समझ में आया इतना कि जब इन्होंने सेल्स को नाम दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा, किसी और ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वो अब हम देखते हैं किस लॉ से। तो इन्होंने जो ये सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके लिए क्या बोला था कि किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² को फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करेंगे 2n² को। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो इन सेल्स में होंगे तो वो 2n² पे डिपेंडेंट होंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें, k नंबर पर फर्स्ट सेल है और हम n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर। इसका मतलब k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, ठीक है। और के एल में फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, एल में 8 आ सकते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि एम में 18 और एन में 32 ऐसे आ सकते हैं सेल्स। तो इनके बारे में ये जो 2n² लो है ये इन्होंने आगे दिया। अभी इन्होंने सिर्फ ये बताया कि रेडिएशन कैसे होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन के बारे में बात की और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये लो फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहने लगूं कि किस किस के लिए ये फॉलो करेगा, तो जैसे जिसमें 1h1 का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया Li3 पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि Li का कितना होता है 3, और जब Li का 3 होता है तो 2 पॉजिटिव उसमें से निकल गए, इसका मतलब Li में कितना बचा, फिलहाल 1 बचा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो होता है। बात क्लियर है। While revolving the discrete orbit, the electrons do not radiate energy। ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना चारों तरफ, तो वो ऐसे नहीं कि अपनी एनर्जी को दे देगा, मतलब रेडिएट करता रहेगा, नहीं। जब वो लोअर स्टेट से
मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तब वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा, जैसे कि प्लांक ने भी बोला था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोर पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एटम वन एट अ टाइम। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, आर प्रोड्यूस्ड बाय एटम वन एट अ टाइम, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो एक बार, वही सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला काम है। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच लाइन। बताया ना मैंने, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही फॉलो है कि जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो तब वो लाइन शो करेगा, ठीक है, तब वो क्या करेगा, लाइन शो करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम इज द करेक्ट मॉडल। The quantum law apply to jumps between different states characterized by discrete value of angular momentum and energy। ये कह रहा है कि क्वांटम लॉ जो है वो अप्लाई, मतलब ये जो है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाता है तो ये क्वांटम लॉ को फॉलो करता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम को। और इसकी शेल का भी होता है कि ये फिक्स्ड शेल में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, वो किस में घूमेगा, NH/2π, जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यानी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जिस भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π को फॉलो करेगा वो इसी ही एंगुलर मोमेंटम से यानी कि कोणीय संवेग से घूम सकता है। बात क्लियर है, इसी एनर्जी से वो घूम सकता है, यानी कि क्वांटेनाइज्ड बताया था, क्वांटेनाइज्ड के बारे में कि जब कोई ऊपर से नीचे जाएगा यानी कि उसकी एनर्जी E2, नीचे वाले की एनर्जी E1, तो वो किससे जाएगा, E2 माइनस E1 से, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1 होगी, जो हमने प्लांक में भी पढ़ा है कि जब कोई ऊपर से नीचे कूदता है तो E2 माइनस E1 एनर्जी होती है उसकी, और वो किसके इक्वल होती है, NH/2π के, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। Bohr's model of the hydrogen atom considered as an improvement over Rutherford nuclear model because it's account for the stability of an atom। इनकी ये रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि वे फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन आया किसी भी ऑर्बिट में घूमने लगा, वो सेल्स वाइज बताया, मैंने तुम्हें बता भी दिया है कि 2n² के उससे फॉलो होता है ये कि अगर 2n² है, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसमें एक तो केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऊपर से इन्होंने रेडिएशन के बारे में जो बताया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, ना कि डबल या ट्रिपल इलेक्ट्रॉन के लिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम अदर देन हाइड्रोजन। इनकी ये इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया, क्यों, एटम के बारे में। आयन जो ये मैंने तुम्हें बताया था ना Li2 पॉजिटिव, तो ये आयन है ना कि एटम है। अब एटम तो ये तब है क्योंकि एटम क्या पढ़ा है हमने, न्यूट्रल पढ़ा है, और न्यूट्रल क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज ना हो, लेकिन इस पे क्या है, +2 है, इसका मतलब ये आयन है ना कि एटम है। तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ जो एटम के बारे में बताया वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 1 होती है। बोर्स मॉडल could not give better explanation of hydrogen spectrum because it could not explain the spectrum when two spectrum lines, इनके अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही स्पेक्ट्रम लाइन को प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब इन्होंने दो स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में नहीं बताया, वही मैंने जो बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने नहीं बताया। when two spectrum lines are very close to each other, that is doublet, it failed to explain Zeeman effect। it is Zeeman effect क्या होता है, वो स्प्लिटिंग का होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रम लाइन कैसे स्प्लिट होती हैं, कैसे मतलब विचलित होती हैं अपने मार्ग से, तो उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया कि टूट टूट के कैसे वो रेडिएशन होता है, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स में ये स्टेबिलिटी होती है कि वो H+H यानी कि H+H ऐड करके H2 बना लेते हैं, यानी कि एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल बन जाता है बाय केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो केमिकल बॉन्ड लगेगा कि ये H पर क्या है,
एक है, दूसरे एच पर क्या है, एक है। ये ऑर्बिट पूरा करने के लिए ऐसे, मतलब अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए इससे साझेदारी कर लेगा, ये इससे साझेदारी कर लेगा, तो इनमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक केमिकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा बनेगा। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था कि कोई एटम एटम से क्रिया करके कोई मॉलिक्यूल भी बन जाता है। बात क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बोर्स मॉडल। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ अपना बोर मॉडल खत्म करते हैं, ठीक है। इससे जो प्रॉब्लम, इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए ही सिर्फ इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा सभी को। ऑल द बेस्ट।